Assalamu alaikum dear aspirants. Today we are going to give a head start to our General Science and Abilities course of CSS. तो जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो कोर्स है वो बेसिकली जो है उसमें 50% पार्ट जनरल साइंस का होता है और उसके अलावा जो 50% पार्ट होता है दैट इज़ ऑफ मैथमेटिक्स, जनरल मैथमेटिक्स है उसका पार्ट होता है। तो जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो ये कोर्स है इट इज़ अ कंपलसरी सब्जेक्ट और ये जो है फॉर द साइंस स्टूडेंट्स उनके लिए इजी समझा जाता है, वो इसको इजी कंसीडर करते हैं और उनके लिए इजी होता भी है क्योंकि जनरल साइंस इसमें पूछी हुई होती है, जो उन्होंने बेसिक्स पढ़ी हुई होती हैं उसके बारे में जो है ये टोटल कोर्स होता है। लेकिन जो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये कुछ डिफ़िकल्टी क्रिएट करता है। सो हम कोशिश करेंगे कि अपने जनरल साइंस और एबिलिटी के कोर्स में जो है इस तरह से इस कोर्स को लेके चलें सो दैट कि सोशल साइंस के जो बच्चे हैं उनके लिए भी, सोशल साइंसेस के जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी ये कोर्स इजी हो जाए और वो इसको कंसेप्चुअली जो है इनहेरेंट कर सकें। ठीक है। सो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम द मेजर पॉइंटर ऑफ फिज़िकल साइंस। फिज़िकल साइंस का जो मेजर पॉइंटर है उसमें जो एक सब हेडिंग है दैट इज़ कंस्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर, उससे हम आज स्टार्ट लेंगे अपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी के कोर्स का। सो देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो हमारे पास यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि एनीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द टाइनीस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ टू द लार्जेस्ट प्लैनेट एंड गैलेक्सीज इट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्स। यूनिवर्स हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स जो है प्लैनेट अर्थ के छोटे से छोटे टुकड़े से लेके स्पेस में जितना भी कुछ पाया जाता है, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, इसके अलावा स्टार्स, उन सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं यूनिवर्स। उसके बाद इसके लिए कॉस्मोस इज़ अ वर्ड दैट इज़ इंटरचेंजेबली यूज्ड फॉर यूनिवर्स। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो इसके साथ कंफ्यूज की जाती हैं यूनिवर्स के टर्म्स के साथ, तो उसको भी हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहली है दैट इज़ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ एनीथिंग दैट इज़ आउट ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये यूनिवर्स की स्टडी में ही आता है पर इसकी यूनिवर्स की सब स्टडी है जिसमें हमने आउट ऑफ द अर्थ देखना है कि क्या क्या सिनेरियोज चल रहे हैं। उसके बाद है कॉस्मोलॉजी, हाउ यूनिवर्स हैज़ बिगन एंड हाउ इट इज़ एक्सपेंडिंग। ठीक है, या हाउ इट इज़ इवॉल्विंग, इसको हम कहेंगे कॉस्मोलॉजी। मतलब कि ये देखना कि यूनिवर्स के साथ क्या क्या हैपनिंग्स हुई हैं अभी तक यूनिवर्स में, यूनिवर्स किस तरह से क्रिएट किया गया है, फ्यूचर क्या है यूनिवर्स का। जब हम इन सब चीज़ को स्टडी करते हैं तो डैट वी कैन कॉल्ड एज कॉस्मोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स के 3 कंस्टिट्यूएंट्स हैं। एक है ऑर्डिनरी मैटर जो कि हमें नज़र आता है जैसे कि प्लैनेट्स, स्टार्स, इसके अलावा मेटेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब कुछ हमें नज़र आता है दैट वी कैन कॉल्ड एज ऑर्डिनरी मैटर। उसके अलावा डार्क मैटर है जो कि हमें नज़र नहीं आता, डार्क मैटर, लेकिन वो यूनिवर्स में पाया जाता है एंड दैट ऑक्यूपाइज अ मैस ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, वो होता है डार्क मैटर। और कुछ होती है डार्क एनर्जीज जो कि ऑब्वियसली ह्यूमन आई से हम देख नहीं सकते पर और अभी तक डिस्कवर भी नहीं हो सकी, पर ये है कि इस बात का इस बात की डिस्कवरी है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ एनर्जी जो कि यूनिवर्स में पाई जाती है, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी की जो परसेंटेज है दैट इज़ 72%, डार्क मैटर की जो है वो है 23% और ऑर्डिनरी मैटर जो कि हमें विजिबल है सो दैट इज़ ओनली ऑफ 5%। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि थेरीज रिलेटेड टू यूनिवर्स। सबसे पहले जो थेरी है दैट इज़ क्रिएशन थेरी। इट इज़ थियोलॉजी रिलेटेड। ये वो सिंपल थेरी है जो कि हमें बताया जाता है कि गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स और वही जो है गॉड ही है जो कि इसकी हैपनिंग को कंट्रोल कर रहा है और इसने वही सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट जो थेरी है हमारे पास दैट इज़ ओसिलेशन थेरी। ओसिलेशन थेरी में ये कहते हैं कि जो यूनिवर्स है दैट इज़ एक्सपेंडिंग कंटिन्यूसली। इसकी जो है एक साइकिल चलती है यूनिवर्स की, पहले ये एक्सपेंड होता है फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक्सपेंशन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन में, फिर यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है और फिर जो है एक एट अ सर्टेन पॉइंट एक एक्सप्लोजन हैपन होता है आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, जिससे क्या होता है एक्सपेंशन दोबारा से शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हम इसे ऑसिलेशन कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस मूवमेंट ऑसिलेट हो रहा है यूनिवर्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ स्टेडी स्टेट थेरी। इस थेरी में कहते हैं कि देयर इज़ नो ऑसिलेशन हैपनिंग इन द यूनिवर्स। उसके बाद जो यूनिवर्स एक स्टेडी पोजीशन में खड़ा हुआ है और उसके अंदर जो है न्यू मैटर जो है वो ऐड अप होता जा रहा है, जिसकी वजह से न्यू मैटर क्योंकि ऐड हो रहा है इसकी वजह से इस तरह से लगता है कि वो एक्सपैंड हो रहा है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, लेकिन न्यू मैटर जो है वो इसमें ऐड अप होता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास बिग बैंग थ्योरी।
मोस्ट अडॉप्टेड थेरी जो हमारे पास बिग बैंग थेरी है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने जनरल साइंस में। इसके बारे में ये जो बिग बैंग थेरी है कहती है कि यूनिवर्स वाज अ साइज ऑफ अ पिन। पहले जो था यूनिवर्स एक पिन की साइज़ का था और इसका जो टेम्परेचर था दैट वाज ऑफ 5.5 बिलियन डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कम होकर 1 बिलियन डिग्री सेल्सियस पर आ गया, पर फिर भी ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था कि इसमें जो है लाइफ एग्जिस्ट करे। उसके बाद जो है 308,000 ईयर्स तक जो है एक्सपेंशन होती रही और फिर उसके बाद आफ्टर 3.8 बिलियन ईयर्स जो है लाइफ यहाँ पे फर्स्ट विटनेस की गई। उसके बाद जो हमारे पास एक्सपेंशन है वो बताई जाती है कि दो एराज में हुई, दैट इज़ वन इज़ रेडिएशन एरा एंड द अदर इज़ मैटर एरा। रेडिएशन एरा में क्या था, ग्रैंड अप्रोच थी जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग हुई थी। फिर यूनिफिकेशन अप्रोच थी, वीक न्यूक्लियर फोर्स अलहदा हुई थी। फिर इन्फ्लेशन अप्रोच थी, जो यूनिवर्स था वो एक एटम से ग्रेपफ्रूट की उसने साइज़ ले लिया था। उसके बाद क्वैक अप्रोच थी। फिर उसके बाद जो है क्वैक की पोच में सारी जो फोर्सेस थी वो अलहदा हो चुकी थी। उसके बाद हेड्रोन अप्रोच थी, जो है प्रोटॉन आके एक प्रोटॉन जो है वो एक सेटल डाउन हुआ था। उसके बाद न्यूक्लियर अप्रोच थी, क्या हुआ था इसमें न्यूक्लियाई क्रिएट हुआ था। उसके बाद एटॉमिक अप्रोच मैटर एरा में हम देखते हैं सबसे पहले एटॉमिक अप्रोच थी, इलेक्ट्रॉन जाके अपने ऑर्बिट्स में लगे तो उससे क्या हुआ, एक प्रॉपर एटम बना, तो एटॉमिक अप्रोच। उसके बाद गैलेक्टिक अप्रोच थी, हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिले तो उसके बाद क्या हुआ, हीलियम क्रिएट हुआ, तो डैट इज़ गैलेक्टिक अप्रोच। उसके बाद है हमारे पास सेटलर अप्रोच थी, उसमें क्या हुआ, स्टार्स क्रिएट होना शुरू हो गए। तो इस तरह से यूनिवर्स की एक्सपेंशन हुई थी। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। इट इज़ कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, न्यू प्लैनेट्स आर एडिंग अप, मार्जिनली बाउंडेड बिकॉज ऑफ मैटर प्रेजेंट। ये जो है मार्जिनली बाउंडेड हो चुका है बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। बट जो मैटर है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि उसकी वजह से क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट हो। अभी इतना ही है कि उसको मार्जिनली, यूनिवर्स को मार्जिनली बाउंड उसने किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में आपको बता दी जाऊँ कि दिस इज़ द क्वेश्चन दैट द एस्पायरेंट्स ऑफ 2023 हैज़ विटनेस्ड इन देयर GSA पेपर, और इसके हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आया हुआ था। ब्लैक होल ऑब्वियसली एक दो लाइन्स हम इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो है उन्होंने पूरा का पूरा क्वेश्चन ही ब्लैक होल पे पूछा हुआ था। सो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ब्लैक होल। इट इज़ द लार्ज स्टार्स व्हेन लूज देयर एनर्जीज दे कन्वर्टेड इनटू ब्लैक होल्स। ठीक है, जब वो एनर्जीज उनकी रन आउट हो जाती हैं, वो अपनी एनर्जीज लूज़ कर लेते हैं स्टार्स, तो वो फिर उनको हम कहते हैं ब्लैक होल्स। कंटेन्स एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये जो ब्लैक होल है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है कि ये जो है लाइट को इवन इनगल्फ कर सकता है और गैलेक्सीज को भी ग्रैस्प कर सकता है। दिस ब्लैक होल्स वर डिस्कवर्ड इन 1916 बाय आइंस्टाइन। नेक्स्ट है हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स में, दैट इज़ लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है हम ये देखते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। ठीक है, इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो है लाइट ने कितना ट्रैवल किया एक 1 ईयर में, उसको हम कहते हैं लाइट ईयर। अच्छा जी, वाइल लर्निंग अबाउट यूनिवर्स एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर्ड द यूनिट ऑफ लाइट ईयर। ठीक है, क्योंकि जब वो लोग गैलेक्सी को यूनिवर्स को पढ़ रहे थे तो उन्होंने लाइट ईयर का यूनिट डिस्कवर किया। क्यों? क्योंकि क्या है, यूनिवर्स जो है इज़ अ ह्यूज इंटाइटी, उसके अंदर गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और इसके अलावा जो स्टार्स हैं वो ट्रिलियंस ऑफ माइल्स अवे हैं फ्रॉम ईच अदर। तो उसकी वजह से क्या था कि उन्हें माइल्स में उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करना मुश्किल हो रहा था, तो इस वजह से लाइट ईयर जो है वो डिस्कवर किया गया। 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल्स टू 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स और 6 ट्रिलियन माइल्स। ठीक है, अब हम ये इसकी एक जो है डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये हमने सन बनाया हुआ है, जो अर्थ है दैट इज़ 8 लाइट मिनट्स अवे, और जो हमारे पास नेपच्यून है द फारदेस्ट प्लैनेट दैट इज़ 249 लाइट मीटर्स अवे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी इज़ 100,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सन। ठीक है, जो है मिल्की वे गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए जो सन की लाइट है वो कितने लेती है, 100,000 ईयर्स उसको लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास इंटाइटी है दैट इज़ गैलेक्सीज। गैलेक्सीज के बारे में हम देख लेते हैं। गैलेक्सीज आर द ग्रेविटेशनली बाउंडेड कलेक्शन ऑफ स्टार्स, ब्लैक मैटर, डस्ट एंड प्लैनेट्स। ऑब्वियसली गैलेक्सीज हम देखते हैं, जैसे कि एक मिल्की वे गैलेक्सी है तो उसमें क्या है, प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं, उसके अलावा ब्लैक मैटर है, डस्ट है, उसके अलावा स्टार्स हैं, ये सब कुछ पाया जाता है एक गैलेक्सी में, और ये ग्रेविटेशनली बाउंडेड होते हैं, इज़ अ कलेक्शन ऑफ। तो ये बात हमने जो है इसको वेरीफाई कर लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं देयर आर ऑलमोस्ट 100 बिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स।
नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ गैलेक्सीज, हम देख लेते हैं. देर आर 3 टाइप ऑफ गैलेक्सीज. फर्स्ट इज़ द स्पायरल गैलेक्सी. इट इज़ इन द शेप ऑफ अ डिस्क. इट इज़ इन ब्लू कलर बिकॉज इट कंटेन्स न्यू स्टार्स. ठीक है. उसके बाद है हमारे पास इलिप्टिकल गैलेक्सी. इट इज़ द इन द फॉर्म ऑफ द एग. इट इज़ इन रेड कलर बिकॉज इट कंटेन्स ओल्ड स्टार्स. ठीक है. इरेगुलर गैलेक्सीज, देयर आर इरेगुलर एंड रेयर. दे आर इरेगुलर एंड रेयर स्मोक शेप्ड. इसकी हम कुछ जो है डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं. हमने डिस्क की तरह उसको रिप्रेजेंट कर दिया, एग की तरह इलिप्टिकल को, और स्मोक शेप में. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी है. इज़ आर गैलेक्सी दैट इज़ 100,000 लाइट ईयर्स अवे. हम पढ़ चुके हैं. इट इज़ इलिप्टिकल शेप एंड कंटेन ओल्ड स्टार्स. हमें पता है जो भी इलिप्टिकल होगी वो ओल्ड स्टार होगी, और जो इलिप्टिकल शेप्ड है दैट इट इज़ मोस्ट कॉमन. उसके बाद है सम 200 बिलियन प्लैनेट्स एंड सम 200 to 400 बिलियन स्टार्स आर प्रेजेंट. एंड्रोमेडा इज़ आर नेबरिंग गैलेक्सी. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो ये है कि इन सम 5 बिलियन ईयर्स एंड्रोमेडा एंड मिल्की वे इज़ गोइंग टू मर्ज. ये जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं या जो कॉस्मोलॉजी के जो हैं साइंटिस्ट हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इन सम 5 बिलियन ईयर्स एंड्रोमेडा और जो मिल्की वे गैलेक्सीज़ हैं वो आपस में मर्ज हो जाएंगे. एक कोलिजन होगा जिसकी वजह से ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगी गैलेक्सीज़. नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज़ सोलर सिस्टम. आर सोलर सिस्टम इज़ वन ऑफ द 500 सोलर सिस्टम जो मिल्की वे. 500 सोलर सिस्टम जो मिल्की वे में पाए जाते हैं उनमें से एक सोलर सिस्टम हमारा है. कंपोनेंट्स हमारे सोलर सिस्टम के क्या हैं? सन है, प्लैनेट्स हैं, इसमें ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, उसके अलावा एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, और क्या है? कॉमेट्स हैं. हम देखते हैं कि सन की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं. द लार्जेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्टार, ऑल द सेलेस्टियल ऑर्गन्स रिवॉल्व अराउंड. और उसके बाद है स्पेशल नेम कॉल्ड एज होम, क्योंकि जितने भी सेलेस्टियल ऑर्गन्स विद इन द मिल्की वे गैलेक्सी पाए जाते हैं उसमें क्या है, वो सब सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं. तो इसकी वजह से जो सन है उनको हम इसको कहा जाता है कि ये होम है उन सब सेलेस्टियल ऑर्गन्स का. नेक्स्ट है हमारे पास प्लैनेट्स है. सम 200 बिलियन प्लैनेट्स आर देयर बट ओनली अ फ्यू आर नोन. जितने 200 बिलियन प्लैनेट्स हैं उसमें से हम कुछ ही को जानते हैं, तो उनके बारे में हम देख लेते हैं. 2 किस्म के इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है प्लैनेट्स को, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जूवियन प्लैनेट्स. जो टेरेस्ट्रियल है उनमें आता है वीनस, मरकरी, अर्थ और मार्स. और जो जूवियन प्लैनेट्स हैं उनमें आते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून. इनमें से 2 जो है इनको गैस जाइंट्स कहा जाता है, जुपिटर सैटर्न को, और यूरेनस और नेपच्यून को आइस जाइंट कहा जाता है. जो मरकरी है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट क्लोजेस्ट टू द सन. उसके बाद वीनस है. इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट हॉट एंड द थर्ड ब्राइटेस्ट आफ्टर सन एंड मून. उसके बाद अर्थ है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. फिर मार्स है, यहाँ पे भी अब लाइफ एग्जिस्ट करना शुरू कर दी हो गई है. उसके बाद हमारे पास है जुपिटर है जो कि गैस जाइंट है एक. ये जो हमारे पास बिगेस्ट प्लैनेट है. और इसके अलावा जो है सैटर्न है दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रिंग प्लैनेट. उसके बाद यूरेनस है, और फिर हमारे पास है नेपच्यून. ठीक है. ये मैंने एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे दी है. सबसे पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर हमारे पास एस्टेरॉइड बेल्ट आती है, फिर है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड देन नेपच्यून. हमने पढ़ा था कि जो अर्थ है दैट इज़ 8 लाइट मिनट्स अवे, और जो नेपच्यून है दैट इज़ आप रिमाइंड करें कि कितना है, दैट इज़ नेपच्यून इज़ 249 लाइट मिनट्स अवे फ्रॉम द सन. Next structure that is present in the universe and that is present in our specifically in our Milky Way galaxy, that is the sun. The largest star in the Milky Way galaxy, it is almost 4.6 billion years old. Sun is formed in the result of a solar explosion of dust that form nebula and nebula collide to form sun. ठीक है. सन जो है इतना बड़ा है that it comprises of 99.8% mass of the total Milky Way galaxy. It is 6 times bigger than the earth. ठीक है. सन हमें पता है कि जो है हमें जो है सन इज़ द बिगेस्ट स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी. और इसके अलावा जो है इसमें क्लाउड्स में एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से क्या डस्ट का एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से नेब्यूला फॉर्म हुआ था और नेब्यूला कोलाइड हुआ था. तो उसकी रिजल्ट में क्या हुआ था, सन की फॉर्मेशन हुई थी. ठीक है. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देख लेते हैं. इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स पाई जाती है. इस ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से ही जो है सब सेलेस्टियल ऑर्गन्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से. उसके अलावा इसमें मैग्नेटिक पुल पाया जाता है जो कि प्लैनेट्स को
कॉस्मिक जो रेज़ होती हैं उनसे बचाता है। और इसके अलावा जब ये मैग्नेटिक पुल सन का जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर से जो है इंटरेक्ट करता है तो हमें जो है यहाँ से जो है विजिबल होता है एक अरोरा, जो कि डिफरेंट कलर्स आपने देखे होंगे। अरोरा आप जाके नेट पे भी अभी सर्च करें तो आपको डिफरेंट कलर्स की स्मोक शेप्ड इंटाइटीज़ कुछ नज़र आएंगी। इस तरह से कुछ जो है अरोरा, उसको हम अरोरा कहते हैं। उसके अलावा इसकी जो है हीट एक इसकी प्रॉपर्टी है, जो थर्मोडायनेमिक रिएक्शंस हैं वो कंटिन्यूसली सन में होते रहते हैं। और हीट की वजह से ही सन की हीट और अर्थ की एक स्पेसिफिक लोकेशन इन द सोलर सिस्टम की वजह से ही क्या है, अर्थ जो है एक लिविंग प्लैनेट कहा जाता है कि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट जो है हम सन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सन के स्ट्रक्चर में जो है, पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। सन के स्ट्रक्चर में एक कोर होता है, एक उसका होता है फोटोस्फीयर, एक होता है क्रोमोस्फीयर और एक होता है क्रोना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोर जो है द इनर कोर है और इसका टेम्परेचर होता है 200,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर हमारे पास आता है फोटोस्फीयर, इसका जो आउटर ऑफ कोर है दैट इज़ फोटोस्फीयर और इसका टेम्परेचर है 5500 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारे पास आता है क्रोमोस्फीयर, द रेडिश बाउंड्री, जो भी रेडिश बाउंड्री हमें नज़र आती है अर्थ सन की, दैट वी कैन कॉल्ड एज क्रोमोस्फीयर। उसके बाद कोरोना है, द एटमॉस्फेयर स्प्रेडेड मिलियंस ऑफ माइल्स अवे, जो कि अर्थ तक आता है अर्थ सन का एटमॉस्फेयर, दैट वी कैन कॉल्ड एज कोरोना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कंस्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर में आता है दैट इज़ अर्थ, और ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा लास्ट है कंस्टिट्यूएंट। इसमें हम देखते हैं द अर्थ इज़ द 6th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, ओनली प्लैनेट विद लाइफ, एंड इट इज़ 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जो है यहाँ पे लाइफ जो है विटनेस की गई थी इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वाटर एंड द सेटलमेंट इन द सोलर सिस्टम इज़ व्हाट मेक इट लिवेबल। ठीक है, उसके बाद है जी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सन डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स पुल टुगेदर टू फॉर्म अर्थ। जब सन बना था हमने देखा कि नेब्यूला बना, उसके बाद नेब्यूला कोलाइड हुआ तो उसकी वजह से सन बना, और जब सन बन गया तो जो डिस्पर्स पार्टिकल्स थे वो सन की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या हुए, आपस में क्लोज आए और उसकी वजह से क्या बना, अर्थ बन गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है। अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इसका इनर कोर है, फिर उसके बाद आउटर कोर है, फिर इसका मेटल है और फिर है क्रस्ट। जो इनर कोर है दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल, जो आउटर कोर है दैट इज़ मेड अप ऑफ आयरन प्लस आयरन लिक्विड। जो इनर कोर है इसमें हाई प्रेशर होता है और हीट की वजह से क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद जो मेटल है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ फ्लोटी रॉक्स मैग्नीज। अपर मेटल इज़ कूल एंड ब्रिटल, लोअर मेटल इज़ सॉफ्ट एंड हॉट, दैट इज़ ऑब्वियस। उसके बाद क्रस्ट है जो उसका, इसमें दो किस्म के क्रस्ट हैं। एक है ओशनिक क्रस्ट, जो कि हम देखते हैं ओशन की जो अपर लेयर है उसको ओशनिक क्रस्ट कहा जाता है और वो जो है थिन होता है। और दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, जो अर्थ जो लैंड है उसकी जो अपर लेयर है उसको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहा जाता है, एंड दैट इज़ थिक इन नेचर। सो पीपल, वी हैव completed our टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड स्ट्रक्चर फ्रॉम फिजिकल साइंसेज। तो नेक्स्ट जो है मैं आपके पास जो है नेक्स्ट टॉपिक इसका लेके आऊँगी, दैट इज़ द नेचुरल हैपनिंग्स। फिजिकल साइंसेज में एक सब टॉपिक है नेचुरल हैपनिंग्स, वो हम नेक्स्ट करेंगे। सो होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे कि मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, योर रिकमेंडेशंस विल बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।